फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर, ब्लड की कॉम्पोजिशन, उसके अलावा किस तरीके से फिश, एम्फीबियंस और ह्यूमंस का जो हार्ट है वो डिफर करता है एक दूसरे के साथ। ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरी, वीन, कैपिलरीज, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीजें आज हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो समझो कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो आप देखोगे जिस तरीके से एक शहर से दूसरे शहर के अंदर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रक्स वगैरह के ऊपर सामान लोड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सेम ट्रेन के ऊपर सामान लोड किया जाता है जिससे ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, तो उनके पास अगर अलग अलग चीजें सप्लाई करनी है तो वो किसके थ्रू होगी? तो उसको भी कुछ मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या है? ब्लड। तो ये ब्लड क्या करता है? एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। ये अलग अलग टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उन टिश्यूज के पास क्या करेगा? अलग अलग सब्सटेंसेस को भेजेगा। जैसे हॉर्मोन्स हो गए, कोई डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, गैसेस हो गई। तो उन सब का जो भी एक्सचेंज है या ट्रांसपोर्ट है वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हो गया हमारी बॉडी का, राइट। ओके। तो ब्लड की अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमने ब्लड को क्या दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो क्या हो गया? प्लाज्मा, ठीक है, जो फ्लूइडी कंटेंट है मेनली, और कॉर्पसल्स, ठीक है, जिसके अंदर मेनली हम सेल्स की बात करते हैं। कॉर्पसल्स या सेल्स जो हम आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटिलेट्स। चलो देखते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या है? वाटर प्रेजेंट है, और 6 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रांसमिट होती रहती है प्लाज्मा के थ्रू, तो वो उसके अंदर रहती नहीं है पर उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती है। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, तो डाइजेस्टेड जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे जैसे ग्लूकोज है उसको ट्रांसमिट करेगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उनको अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये जो होते हैं, आप देखोगे मैमल्स की अगर बात करते हैं, मैमल्स के अंदर ये कैसे होते हैं? बायकनकेव। बायकनकेव शेप कैसी होती है? देखो यहाँ पे आपको आरबीसी की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। तो इसके अंदर देखोगे यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन सा दिख रहा है। तो इस तरीके का ये जो डिप्रेशन होता है वो दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलोगे? बायकनकेव। अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो मतलब एक डिप्रेशन इधर की तरफ हो गया, एक डिप्रेशन इधर की तरफ हो गया। तो इस तरीके से ये जो है डिप्रेशन प्रेजेंट है, इसको क्या बोल दोगे? बायकनकेव, ठीक है। और कैसी होती है? सर्कुलर होती है। देखो यहाँ पे आपको ये सर्कुलर शेप के अंदर दिख रही है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। ये कैसी होगी? नॉन न्यूक्लिएटेड। अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? क्यों होगी नॉन न्यूक्लिएटेड? क्योंकि अगर ये न्यूक्लिएटेड होगी तो ये जो है ज्यादा सरफेस एरिया कैरी कर लेगा। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए आरबीसी क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर कैरी करेगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा? ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड कैपिलरीज में से भी ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसके अंदर से इजीली फ्लो करे, इसके लिए भी ये जो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। पर कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये न्यूक्लिएटेड होगी और बाय कन्वेक्स शेप की होती है। तो वो कौन से है? कैमल और लामा। लामा देखो मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है, इसको एक तरीके से अमेरिकन कैमल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो ये था आरबीसी। अगर आरबीसी की हम बात करते हैं, आरबीसी का रेड कलर किस वजह से होता है? आरबीसी का रेड कलर होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो क्या है? आयरन कंटेनिंग है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जिनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है, उनका रेड कलर किसकी वजह से आता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है आपकी
बॉडी के अंदर। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल है क्योंकि इसी ऑक्सीजन की वजह से आपको एनर्जी मिल पाती है। अगला अगर हम बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ये हेल्प करता है कोई पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है उससे फाइट करने में हेल्प करता है। तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, वो आ जाते हैं, राइट। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स कौन से होंगे? जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में कैसे हेल्प करेंगे? मान लो कोई भी ब्लड वेसल है वो कहीं से रप्चर हो गई, तो अगर मान लो वो यहाँ से रप्चर हो गई तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और ब्लड को कोगुलेट कर देंगे इधर, ताकि जो है ब्लड जो है बाहर ना निकले। अगर ब्लड बाहर लीक होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ब्लड लॉस से बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है? क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर हेल्प कौन करता है? प्लेटिलेट्स। आपको बता दूं ब्लड क्लोटिंग के अंदर 13 अलग अलग जो फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लेटिलेट्स जो है वो हेल्प कर रहा है ब्लड क्लोटिंग में। आपको पता होगा जब भी आपको चोट लग जाती है तो उसके बाद वहां पे थोड़े टाइम बाद खुंड आ जाता है ना, वहां पे एक ब्लड की एक लेयर सी बन जाती है। तो वो जो लेयर सी बन रही है वो क्या है? ब्लड क्लोट है, जो जिसके अंदर प्लेटिलेट्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ब्लड क्लोटिंग में 13 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी आउट द ह्यूमन हार्ट। अब हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो है वो कौन है? ब्लड है, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट क्या करता है? ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। तो ये पंप करेगा जिसकी वजह से जो है ब्लड जो है फ्लो करना शुरू होगा, आपकी बॉडी में फ्लो होगा। तो ह्यूमन हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है ताकि वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, राइट। अगर ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है और एज बिग एज अवर फिस्ट, अपनी मुट्ठी के जितना साइज का होता है। तो ये आपको दिख रहा है हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं इसको, ये लेफ्ट साइड में देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा है इस तरीके से टेढ़ा है, टिल्टेड है। तो इस वजह से क्या थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, पर ऑलमोस्ट जो होता है ये क्या बोलते हैं? सेंटर के अंदर होता है, ठीक है, लंग्स के बीच में, राइट। ओके, इसकी जो बाहर कवरिंग होती है हार्ट की उसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? जब ये पंप कर रहा है तो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट हो रही है आसपास की जो मसल्स जो टिश्यूज है उसके साथ ये रगड़ खाएगा, है ना, रगड़ेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, राइट। इसके अलावा एक्सटर्नल कोई भी जर्क्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उन सब से बचाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कवरिंग को क्या बोलोगे आप? पेरिकार्डियम। क्लियर? हार्ट के अंदर आप देखोगे 4 चैम्बर होते हैं। तो एक ये एट्रियम, एट्रियम, 2 एट्रियम ये हो गए, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। कितने हैं? 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम है या इसको ऑरिकल्स भी बोल लेते हैं, और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल्स हैं। क्लियर? एट्रियम जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं वेंट्रिकल्स के मुकाबले, आपको यहाँ पे डायग्राम में देख के ही पता लग रहा होगा। अब अगर इनकी वॉल्स की बात करें तो एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है। क्यों थिन वॉल्ड होगी? क्योंकि इनको सिंपल सी बात है, जो ब्लड इसको पहुंचाना है वो आप देखोगे ये यहाँ से रिसीव कर रहा है वीना कावे के थ्रू, और इसको कहाँ भेजना है? वेंट्रिकल्स के अंदर ही तो भेजना है, तो वो इजीली इसके थ्रू चला जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इजीली ब्लड फ्लो कर रहा है और ना इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा। पर जब वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि वेंट्रिकल जो है थिक वॉल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखोगे वेंट्रिकल्स को जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है वो कहाँ करना है? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ से ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाई प्रेशर जनरेट करेगा, जिससे ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो। तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा? थिक वॉल का होना पड़ेगा। दूसरा आप देखोगे जब ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगा तो इक्वल रिवर्स प्रेशर इसके ऊपर भी तो लगेगा, तो इसकी वॉल्स ब्रेक ना हो, तो उसके लिए इसको थिक होना जरूरी है, राइट। तो ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली कौन होता है? वेंट्रिकल्स होते हैं,
ठीक है। अब आप देखोगे ये जो एट्रियम है इनके बीच में एक वॉल होगी, क्योंकि पार्टीशंस होंगे तभी ये 4 चैम्बर बनेंगे। तो पार्टीशन करने के लिए यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर मतलब होता है 2 के बीच में, इंट्रा मतलब विदिन, उसी के अंदर, और इंटर होता है बिटवीन 2। ठीक है, इंटर और इंट्रा में ध्यान रखना। तो यहाँ पे एट्रियम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो 2 एट्रियम के बीच में या 2 ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया, इंटर ऑरिक्यूलर। ठीक है, ऑरिक्यूलर वर्ड ऑरिकल्स के लिए ही आ गया, और सेप्टम मतलब दीवार बीच में। ठीक है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगी, दीवार होगी, उसको क्या बोल देंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल, एट्रियम के बीच में इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम और वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट, ओके। अब यहां देखोगे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये वाली जो वॉल है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो क्या बोल दिया, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल है। ठीक है, एट्रियम और एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो क्या बोल दिया, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल। अब देखोगे इन सेप्टम के अंदर, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, यहाँ पे आपको ये पाथ दिख रहा है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो वाल्व प्रेजेंट है जिसके थ्रू ब्लड मूव करेगा ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ, तो जो ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है ये कैसा होता है, ट्राइकस्पिड होता है, और जो लेफ्ट साइड में ये कैसा, बायकस्पिड। अब बायकस्पिड से मतलब क्या है, बायकस्पिड से मतलब है 2 कस्प। जैसे आप देखोगे घर में डोर है, डोर के अंदर या तो एक गेट भी होता है, कई बार 2 गेट भी लगे होते हैं, है ना, जो ओपन हो सकते हैं। वैसे बायकस्पिड के अंदर बाय मतलब 2, तो यहाँ पे एक तरह से समझ लो 2 गेट लगे होंगे। क्लियर। जबकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड के अंदर कैसे होंगे, 3 गेट लगे होंगे। 3 गेट मतलब 3 कस्पिड, चाहे बोलो 3 फ्लैप होंगे जो ओपन होंगे। ठीक है, ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, एक ही तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो रिवर्ट बैक ना हो जाए, वो रिवर्स मूव ना हो जाए या बैक फ्लो ना हो जाए। तो ब्लड के बैकफ्लो होने से बचाने के लिए ये एक ही तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, तो ब्लड इस तरीके से यहां से आएगा। क्लियर। तो ये जो थी ये क्या थे, हार्ट की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में मूव कैसे करता है। ठीक है, तो इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है दिखा रखा है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और इसका सिंपल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। देखो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बोला था 4 चैम्बर का होता है, देखो 4 चैम्बर बना रखे। मैंने बोला था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, तो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हो गया। वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बीच में इनके ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको चारों चैम्बर दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर अपने गैस लेके जा रहे हैं, तो वो एल्वियोलाई के पास वहां पे क्या होता है, लंग्स की एल्वियोलाई, वहां पे ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करती है, कहां पे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ आपको दिखा रखी है। राइट, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रही है, आरबीसी के पास जा रही है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में कैरी कर रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो भाई हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है, तो हीमोग्लोबिन ही क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो क्या करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये जो ब्लड होगा इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो लंग्स के थ्रू कहाँ होगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू वो कहाँ पहुंचेगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो लंग्स से जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो उसके थ्रू कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये पहले तो जैसे जैसे ब्लड आता जाएगा अपने आप ही वेंट्रिकल के अंदर जाता रहेगा,
बाद में जो होगा एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ पहुंचा देगा, वेंट्रिकल के पास पहुंचा देगा। अब वेंट्रिकल्स को क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करना है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर कंट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करके क्या करेगी, उस पर प्रेशर जनरेट करेगी और ब्लड जो है वो कहाँ चल जाएगा, ओर्टा के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये ओर्टा दिखाई हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ओर्टा के अंदर जा रहा है इधर से, और ये इस तरीके से ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो बॉडी के जो अलग अलग टिश्यूज होंगे सभी के अंदर ये पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुंच गई, बॉडी टिश्यूज के पास, किसके थ्रू जाएगी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ओर्टा जो है आगे छोटे छोटा नेटवर्क बना लेगी, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बना लेगी जो इंडिविजुअल टिश्यूज के पास पहुंचेगी। तो वो टिश्यूज के पास पहुंची तो वहां पे क्या बनेगा, बॉडी टिश्यूज के पास वो क्या करेगी, ऑक्सीजन दे देगी और उससे CO2 ले लेगी। ऑक्सीजन उसने वहां पे दे दी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन उसने दे दिया सेल्स को और वहां से क्या ले लिया, CO2, है ना। CO2 ले लिया तो अब उसके अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो है वीना कावा जो है, दो वीना कावा होती है, एक वीना कावा जो हार्ट से नीचे से ब्लड लेके आ रही है उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वीना कावा, जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आ रही है उसको बोल रहे हैं सुपीरियर वीना कावा। तो दोनों वीना कावा जो है कहाँ ओपन होगी, राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी, क्लियर। राइट एट्रियम के अंदर थोड़ा कंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन की वजह से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, वहां पे उसका दोबारा ऑक्सीजनेशन होगा। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई के पास CO2 उधर रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन वो वापस ले लेगा, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा। तो सिंपल सा बात आप देखोगे, लंग्स से हम क्या कर रहे हैं, पुल्मोनरी वीन के थ्रू हार्ट के पास आ रहा है, उसके बाद एट्रियम से वेंट्रिकल के पास जा रहा है, वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज के पास गया, बॉडी टिश्यूज से वीना कावा के थ्रू कहाँ आया, एट्रियम के अंदर आया, एट्रियम से वेंट्रिकल के पास गया, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास दोबारा चला गया। तो ब्लड देखोगे हार्ट में से कितनी बार फ्लो हुआ, दो बार हुआ, एक बार लेफ्ट साइड से दूसरी बार राइट साइड से, तो दो बार हार्ट के अंदर से ब्लड फ्लो हुआ, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डबल सर्कुलेशन। क्या बोला, डबल सर्कुलेशन, सिंपल, है ना। तो अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है तो आप डबल सर्कुलेशन का ये सिंपल डायग्राम बना के इसको याद करोगे, राइट, सिंपल कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी जो हम ये बात कर रहे हैं वीन और आर्टरी, इनके बीच में डिफरेंस भी देखते हैं कि ये वीन और आर्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कैपिलरीज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टरी वीन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम देख रहे थे तो ब्लड कैरी कर रही थी, तो हमने बोल रहा थे तो आर्टरी कहाँ से कहाँ कैरी कर रही है, ये जो ब्लड कैरी कर रही है देखो, आर्टरी हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रही है, और ये अorta भी आर्टरी है, ये क्या कर रही है, वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू, तो हार्ट से दूर लेके जा रही है ना। आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है। जबकि हम वीन की बात करें तो ये वीना कावा क्या है, वीन है, पल्मोनरी वीन है, ये क्या कर रही है, हार्ट की तरफ लेके जा रही है, टूवर्ड द हार्ट लेके जा रही है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो आर्टरी और वीन में पहला डिफरेंस क्या है, इट कैरीज, आर्टरी के लिए क्या बोल रहा है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट से अवे लेके जा रही है, हार्ट से ऑर्गन के पास अगर लेके जा रही है ब्लड, वो कौन है, आर्टरी। जबकि वीन्स की अगर बात करते हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आ रही है, तो वो कौन है, वीन है, राइट। अब आर्टरी की अगर बात करते हैं, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर एंड स्पीड। अब इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई प्रेशर और स्पीड में कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, वेंट्रिकल के थ्रू, और वेंट्रिकल आपको पता है हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो भी हाई प्रेशर में फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होके आ रहा है। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में करेगा। जबकि आप देखोगे वीन्स कहाँ से ब्लड कैरी कर रही है, सेल्स से कैरी कर रही है। अगर वीन्स जो है सेल्स से कैरी कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करेगा बहुत ही लो स्पीड में करेगा कंपेरेटिवली। अगर देखोगे लो स्पीड में कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने पीछे से प्रेशर तो कोई लगाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इजीली स्लो स्पीड के अंदर इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो कंपेरेटिवली देखोगे आर्टरी के अंदर हाई स्पीड में जाएगा, जबकि वीन्स के अंदर लो स्पीड के अंदर जाएगा, राइट। अब आर्टरीज जो होती है आपकी बॉडी के अंदर
डीपली सिचुएटेड होती है, अंदर की तरफ होती है, जबकि वीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर होगी सुपरफिशियली होगी। तो आपको हाथ वगैरह के अंदर जो आपको दिख जाती है ऊपर की तरफ, वो क्या होती है, वीन्स ही होती है। ठीक है, जो हाथ के अंदर आपको ऊपर की तरफ सुपरफिशियल दिख रही है वो क्या है, वीन्स है। तो आर्टरीज जो है डीपली सिचुएटेड होगी, वीन्स जो है सुपरफिशियल है। वाल्स जो आर्टरीज की होगी वो कैसी होती है, थिक होती है। तो यहाँ पे आप देखो आर्टरी की जो वॉल दिखा रखी है, यहाँ पे देखो ये इतनी थिक दिखा रखी है, ये आर्टरीज की वॉल क्या है, थिक है ना। यहाँ पे भी डायग्राम में देखो वॉल जो है थिक है, जबकि वीन की कंपेरेटिवली वॉल देखोगे ये कैसी है, थिन है। अब बात आती है कि आर्टरीज थिक क्यों होती है और वीन्स थिन क्यों होती है। तो आर्टरीज थिक क्यों होगी, क्योंकि आर्टरीज को जो है ब्लड हाई प्रेशर में कैरी करना है। तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए इसको कैसा होना चाहिए पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा, तभी वो कैरी कर पाएगी हाई प्रेशर में। जबकि वीन्स के अंदर हमने देखा था ब्लड जो है वो लो प्रेशर में कैरी कर रही थी, तो उसको इतना मोटा होना जरूरी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो वॉल्स कैसे होगी, थिन। अब यहाँ पे ल्यूमन, ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन ये बीच वाला पार्ट है जो यहाँ पे ये रेड कलर से दिखा रहे हैं पूरा पार्ट, ये पार्ट क्या है, ल्यूमन है। तो ल्यूमन जो होता है जिसके अंदर ब्लड एक्चुअली में फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में, वो पार्ट है ल्यूमन। तो ल्यूमन देखोगे आप, क्योंकि आर्टरी जो है थिक वॉल्ड होती है, तो इसका ल्यूमन क्या हो गया, छोटा हो गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया, नैरो हो गया। जबकि आप वीन्स के अंदर देखोगे ये वाइड होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जो एरिया ये ज्यादा दिख रहा है आपको वीन्स के अंदर, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है वीन्स के अंदर एरिया ज्यादा है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, तो ल्यूमन क्या है, वाइड है, जबकि आर्टरी के अंदर कम होता है, राइट। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती है उसको समझते हैं। कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, वन सेल थी लाइनिंग है, देखो यहाँ पे दिखा रही है एक ही सेल की लाइनिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक सेल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, बहुत ही पतली पतली जो होती है, जो कि आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है। तो यहाँ से देखो ये आई आर्टरी, इसका ये नेटवर्क बना यहाँ कैपिलरीज का, और फिर ये कहाँ चली गई, वीन्स के अंदर। और ये नेटवर्क जो है यही हेल्प करता है जो बॉडी के टिश्यूज होंगे उसके बीच में ब्लड एक्सचेंज करने में, सॉरी ब्लड के साथ मटेरियल एक्सचेंज करने में, सेल्स और जो ब्लड के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज करना मेनली यहीं से होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज हेल्प करेगी ब्लड और सेल्स के बीच में मटेरियल एक्सचेंज करने में। तो अभी इतनी पतली पतली होगी तभी तो टिश्यूज के बीच में घुस जाएगी, ताकि वहां से इजिली मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सके, राइट। तो ये डिफरेंस किसके बीच में थे, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज के लिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो है हम कंपैरिजन करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिशेज में, एम्फीबियंस में, मैमल्स में, सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है डिफर कैसे करता है। सबसे पहले अगर फिशेज की बात करते हैं, फिशेज के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हार्ट की अगर बात करें, फिशेज का हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है। इसके अंदर एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। तो एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो हार्ट कैसा हो गया, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, जबकि आप देखोगे एम्फीबियंस में कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस के अंदर कौन आगे, फ्रॉग, सिलेंडर, ये सब आगे। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ दो एट्रिया दिख रहे हैं, नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरी तरीके से पार्टीशन नहीं हुआ। तो ये पूरे तरीके से पार्टीशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। और मैमल्स का जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है फोर चैम्बर्ड, उसी तरीके से दो एट्रियम दो वेंट्रिकल वैसा ही होगा, क्योंकि ह्यूमंस भी तो मैमल्स के अंदर ही आते हैं, तो उनके अंदर कैसा होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। अब अगर ब्लड फ्लो की बात करें तो फिशेस के अंदर कैसे कर रहा है, तो देखो जैसे मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह का फिशेस के अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये गिल्स के अंदर क्या होता है,
ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेट होगा, क्योंकि गिल्स क्या करेंगे, वाटर से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो लेंगे और वो ब्लड के अंदर जाएगी। तो गिल्स से जो है ब्लड जो हो गया वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, जो रेड कलर में दिखा रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, बॉडी कैपिलरीज के अंदर। तो ब्लड की जो कैपिलरीज है उसके थ्रू बॉडीज की जो अलग अलग टिश्यूज है उसके पास पहुंचेगा ब्लड, और वहां से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद जो है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, एट्रियम के पास जाएगा। एट्रियम के पास, वहां से वेंट्रिकल के पास, और यहाँ से जो है पंप होके ब्लड की तरफ पहुंचेगा गिल्स के पास। तो हार्ट ने जो है पंप ब्लड कितनी बार किया, एक ही बार किया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट के अंदर से ब्लड एक ही बार क्रॉस कर रहा है। तो पूछा जाता है फिशिस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो आपको ध्यान रखना, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कहाँ पहुंचा रहा है, गिल्स के पास। गिल्स से जो है बॉडी टिश्यूज के पास जा रहा है, और बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे रेप्टाइल्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स के अंदर कैसा है या एम्फीबियंस के अंदर कैसा है, 3 चैम्बर्ड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो कैसा है, 3 चैम्बर्ड है, और जबकि मैमल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्यों? दूसरा, मैमल्स के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेट होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के अंदर नहीं हो पाते। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो वेंट्रिकल का तो एक ही चैम्बर है, इन दोनों के बीच में पार्टीशन पूरा हुआ नहीं। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो। तो राइट और लेफ्ट साइड का दोनों का जो ब्लड होगा वो आपस में मिक्सअप हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो की यहाँ पे थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो रही है ना। तो इसका मतलब पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुआ। तो ये जो है इनकी मिक्सिंग अलाउड क्यों होती है, इनको क्यों जरूरत नहीं होती कि पूरी तरीके से इसको सेपरेट करें। तो पहली चीज देखोगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट का मेन पर्पस क्या है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेट हो सके। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेपरेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो जो मैमल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हो गया, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी चाहिए, तो वो हाई एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिएगी। तो वो ज्यादा मात्रा में कब चाहिएगी, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा और ऑक्सीजन ज्यादा उसके थ्रू पहुंचेगी। जबकि आप देखोगे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट तो रखना नहीं है, वो तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो अगर उनको बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना तो उनका ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे मिक्सिंग हो भी जाती है तब भी उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन उसके पास मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। एम्फीबियंस और मैमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिफरेंस मेनली यही है, और यही मेन रीजंस हैं कि क्यों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स में सेपरेट होता है, एम्फीबियंस में नहीं होता। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दोनों का आप ध्यान रखोगे। जिस तरीके से डबल सर्कुलेशन मैमल्स में चलता है उसी तरीके से डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी चलता है। एम्फीबियन रेप्टाइल में भी सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल ही होता है। ठीक है, तो ये था तीनों के अंदर कंपैरिजन, और क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ। तो आप उनके ऊपर भी गौर करना, ठीक है। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको सिंपल वर्ड्स में समझो, कि मान लो ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। इसके वॉल्स के ऊपर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर से क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड जो फ्लो करते टाइम इनके वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है कि ये जो ब्लड वेसल की वॉल्स हैं, इन वॉल्स के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को क्या बोल दिया, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर तो है आर्टरीज के अंदर काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू वीन्स, क्योंकि आर्टरीज से ब्लड कहाँ से आ रहा है,
वेंट्रिकल्स से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, राइट। अब जो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है, तो दो टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो इस यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम पे ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर है उसको आप क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर। वहीं अगर जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज के अंदर है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, उस टाइम तो आर्टरी के अंदर प्रेशर आ रहा है, उसको क्या बोलोगे, डायास्टोलिक प्रेशर। अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम अगर प्रेशर आएगा तो वो हमेशा ज्यादा ही होगा रिलैक्सेशन के टाइम से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, जो कितनी होती है 120 mm ऑफ Hg। Hg जो है मरकरी, ठीक है। वहीं डायास्टोलिक प्रेशर क्या कहोगे, 80 mm ऑफ Hg, जो 120 से कम होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो है उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, 120 और 80। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब आपको पता है जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको बोलते हैं भैया बीपी चेक करना है, बीपी चेक करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो जो आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये स्फिग्मोमेनोमीटर काम कैसे करता है, तो आप देखते हो एक अपने आर्म पे वो क्या करता है, कपड़े टाइप में कुछ ऐसे लपेटता है, उसके बाद यहाँ पे एक रबड़ का पंप होता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, उसको इन्फ्लेट करता है, वो कफ जो है ऊपर की तरफ मोटा होता जाता है, ठीक है, हमारे आर्म पे प्रेशर फील होता है। तो उस टाइम पे आप देखो कि ये ब्लड वेसल जो है ये क्या हो गई, पतली हो गई। अब इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, वही प्रेशर जो है वो काउंट होगा यहाँ पे। तो एक स्केलिंग होती है, उसके अंदर मरकरी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो कितना हाइट पे मरकरी जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लड प्रेशर पता लगता है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज के अंदर आपको ज्यादा प्रेशर पता लगेगा, जबकि रिलैक्स स्टेज के अंदर कम प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपको पता लग जाएगा कि क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। और जो साउंड्स है वो स्टेथोस्कोप के जरिए वो सुनते हैं डॉक्टर्स, है ना। स्टेथोस्कोप भी आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास यूजुअली होता ही है, राइट। अब अगर ये ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर चला जाए, इससे ऊपर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी, ठीक है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मेन कारण क्या है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, जो इन सब कारणों का जो मेन जो चीज होती है वो क्या होती है, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रिक्शन आ जाना। आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रिक्शन से मतलब क्या है कि अगर ये ब्लड वेसल है तो ये ब्लड वेसल जो है इसके अंदर ये जो एरिया है वो कम हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये एरिया कम हो गया, आर्टरी जो है कंस्ट्रिक्ट कर गई। अब जब ये पाइप पतली हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, पाइप पतली होने की वजह से अंदर जो है ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और तेज हो जाएगा, तो ब्लड जो यहाँ से फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती है उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, शुगर, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, शुगर हो गई, शुगर की वजह से हो सकती है, टेंशन ज्यादा ले रहे हो उस वजह से भी होती है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है, पर मेन जो है वो यही है, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि अगर हाई प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो करेगा उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या ब्लड के फ्लो में रेसिस्टेंस ज्यादा आ गया, रुकावटें ज्यादा आएगी, वो आर्टरी को रप्चर कर सकती है। अगर आर्टरी रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग अंदर की तरफ शुरू हो जाएगी, तो वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए। इसी तरीके से अगर बीपी लो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर और आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाओगे, आप फेंट हो जाओगे, गिर जाओगे, है ना। तो ये सब जो है था किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। उसके बाद जो एक और टॉपिक आता है कि डिफरेंस क्या है, ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझो। ब्लड और लिम्फ,
ब्लड क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, जो अभी हम पढ़ के आए थे। उसी तरीके से लिम्फ क्या बनाता है, लिम्फ जो बना रहा है वो बना रहा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ जो है इंडिविजुअल सेल के साथ कनेक्टेड होता है, इंडिविजुअल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, जहां पे वो क्या करेगा, मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। जबकि ब्लड जो होता है वो रेड कलर होता है, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्योंकि आपको पता है ब्लड का कलर किसकी वजह से आता है, आरबीसी की वजह से आता है, जो कि रेड कलर की होती है। अब लिम्फ के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट ज्यादा होती है, जबकि ब्लड के अंदर थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है। क्योंकि लिम्फ के अंदर ज्यादा होने का फायदा क्या है कि जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, वहीं पे वो क्या करता है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ट्रैप करके किल करता है। तो उनको किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, राइट। इसके अलावा ब्लड के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जबकि लिम्फ के अंदर कम होते हैं। तो लिम्फ जो मेन पर्पज है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है, जो डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फैट होता है उसको वहां से एब्जॉर्ब करता है। लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं विलाई के अंदर, तो वहां से लिम्फ वेसल्स के अंदर जो है फैट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना। दूसरा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिम्फ जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर, राइट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर, और आपको बहुत सारी चीजें पता लगी होगी ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में, ठीक है, कंपैरिजन जो हमने किया अलग अलग हार्ट्स के बीच में, फिशेस का, एम्फीबियंस का, मैमल्स का। और आपने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए वो आप अच्छे से करोगे, ताकि इजीली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी जो आते हैं वो भी आप इजीली यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल, बी सेफ, वियर मास्क एंड बी एट होम, बी हैप्पी, राइट। ओके, थैंक यू।